सुप्रभातम। नमस्ते। स्वागतम अत्र भवतां सर्वेषां संस्कृत कक्षायाम। आज हम लोग अपने विषय में प्रवेश की पहली कक्षा को पढ़ेंगे। सबसे पहले जब हम किसी विषय में प्रवेश करते हैं तो हमें सर्वप्रथम उस विषय के या उस भाषा के वर्णों की आवश्यकता होती है। अब वर्ण अर्थात अक्षर, तो सबसे पहले हमें अपने भाषा के अक्षरों को समझना होगा। अब अक्षर क्या है? तो अक्षर अक्षरम, अक्षर। तो अक्षर की यदि बात करें तो अ और क्षर, इन दो वर्णों से मिलकर के या इन दो शब्दों से मिलकर के अक्षर शब्द की निष्पत्ति होती है। अ का अर्थ जैसे दृश्य और अदृश्य। दृश्य अर्थात जो दिखता है और अदृश्य अर्थात जो नहीं दिखता। उसी प्रकार से पठित और अपठित। पठित अर्थात जो पढ़ा हुआ है और अपठित अर्थात जो नहीं पढ़ा है। तो अ अर्थात नहीं और क्षर का अर्थ होता है टूटना। अ अर्थात नहीं, क्षर अर्थात टूट जाना, कमजोर पड़ जाना या घट जाना। इत्युक्ते तादृशी ध्वनिः यस्याः खण्डनं कर्तुं न शक्यते सा ध्वनिः अक्षरम इति कथ्यते। अर्थात ऐसी आवाज जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकें, वह आवाज या वह ध्वनि अक्षर कहलाती है। उदाहरण के लिए हमें कहना है कमल, कमल। तो हम चाहें तो क अभी कह दें, म 5 मिनट बाद कहें, ला और 4 मिनट बाद कहें। किंतु यदि हमें कहना है क, तो क कहने के लिए हमें एक साथ ही बोलना पड़ेगा। हम चाहें कि आधा का अभी बोल दें अथवा आधा का 2 सेकंड बाद बोलें तो यह संभव नहीं होगा। कारण यह कि क अक्षर है, इसको हम टुकड़े में नहीं बोल सकते। इसी प्रकार से म को बोलना है तो हमें पूरा का पूरा म एक साथ ही बोलना पड़ेगा। आधा म अभी बोल दें और आधा 2 मिनट बाद बोल दें या 2 सेकंड बाद बोल दें तो यह संभव नहीं है। इसलिए अक्षर अ अर्थात नहीं, क्षर अर्थात टूटना। तो अर्थात यह वह आवाज जो नहीं टूटती है उसे हम अक्षर कहते हैं। अब अक्षर के प्रकारों की बात करते हैं। तो अक्षर के प्रकारों में वर्णाः, यहाँ पर थोड़ा सा अक्षर और वर्ण दोनों एक ही हैं, इसलिए आप इस भ्रम में नहीं रहेंगे कि पहले हम अक्षर की बात करते थे और अब अचानक वर्ण की बात करते हैं। अक्षर और वर्ण दोनों ही एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो वर्णाः द्विविधाः भवन्ति। अक्षर दो प्रकार के हैं, प्रथम स्वर और दूसरे व्यंजन। स्वर और व्यंजन। अब स्वर क्या है? तो स्वयं राजन्ते ये ते स्वराः, अर्थात ऐसी आवाज जो बिना रोक टोक के स्वयं ही बाहर आती है, स्वयं ही उद्भूत होती है, स्वयं ही पैदा होती है, उस वर्ण को हम, उस आवाज को हम स्वर कहते हैं।
अर्थात जिसके लिए हमारी जिह्वा को अधिक प्रयास नहीं करना पड़ता, बिना प्रयास के जो वर्ण निकलते हैं वे स्वर हैं। व्यंजनानि, व्यंजनानि अर्थात तादृशानि वर्णानि येषाम अथवा येषाम निष्पादनम किंचित प्रयासेन भवति, अर्थात ऐसे वर्णों के लिए कुछ प्रयास करना पड़ता है। तो जिन वर्णों के लिए प्रयास करना पड़ता है ऐसे वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। स्वराः इत्युक्ते स्वयं राजन्ते ये ते स्वराः, ऐसे वर्ण जो स्वयं ही निकलते हैं, स्वयं ही बाहर आते हैं, स्वयं ही उद्भूत होते हैं, ऐसे वर्णों को हम स्वर वर्ण कहते हैं। और व्यंजन वे वर्ण जिनको बोलने के लिए थोड़ा सा प्रयास करना पड़ता है, ऐसे वर्णों को व्यंजन वर्ण कहा जाता है। अब स्वर के अंदर की बात करते हैं। अर्थात स्वराः स्वराः अपि द्विविधाः, सामान्यतः स्वर दो प्रकार से अपन कह सकते हैं। यद्यपि स्वर तीन प्रकार के माने गए, स्वर शुद्ध माने ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, किंतु अपन थोड़ा सा और अपने हिसाब से अपनी सुविधा के लिए थोड़ा सा और बंटवारा करते हैं। पहले तो शुद्ध स्वराः, शुद्ध स्वर 5 हैं और इसके बाद शुद्ध स्वर अनंतरम शुद्ध स्वरों के बाद में संयुक्त स्वर, शुद्ध और संयुक्त। शुद्ध स्वर अर्थात ऐसे स्वर जिसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं है, अर्थात जो स्वयं में एकाकी हैं, ऐसे स्वर शुद्ध स्वर हैं। जबकि कुछ स्वर ऐसे हैं जो दो स्वरों के मिलने से बनते हैं, ऐसे स्वरों को संयुक्त स्वर कहा जाता है। संयुक्त अर्थात मिला हुआ रूप, किसी भी वस्तु का मिला हुआ रूप, किसी भी चीज का मिला हुआ रूप स्वर संयुक्त कहलाता है। तो संयुक्त रूप स्वर किसी भी वर्ण का माने दो अथवा अधिक जो वर्ण हैं उनका जो मिला हुआ रूप है, उस रूप को कहा जाता है संयुक्त। तो अब बात करते हैं संयुक्त स्वरों की। संयुक्त स्वर दो प्रकार के हैं, दीर्घ और प्लुत। दीर्घ आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, ये 8 स्वर दीर्घ स्वर हैं। इसी प्रकार से प्लुत स्वर भी 8 हैं। आ, ई, उ, री। अब यहाँ ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत ये 3 प्रकार के स्वर हो गए। सभी को मिला करके शुद्ध और संयुक्त मिल करके 3 प्रकार के स्वर बनते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अब ह्रस्व स्वरों की बात करें तो ऐसे स्वर जिनके उच्चारण के लिए एक मात्रा का समय लगता है, ऐसे स्वर ह्रस्व स्वर होते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण के लिए 2 मात्राओं का समय लगे वो दीर्घ स्वर, और ऐसे स्वर जिनके उच्चारण के लिए 2 से अधिक मात्राओं का समय लगता है वे प्लुत स्वर होते हैं। आपने कभी मुर्गे की आवाज सुनी होगी। मुर्गे की आवाज में ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत ये तीनों मिक्स रहते हैं, तीनों मिले हुए रहते हैं। जैसे मुर्गा जब बोलता है कुक कू कू, तो जो पहला है वो ह्रस्व है, दूसरा दीर्घ है और जो तीसरा बोलता है वो प्लुत है। आप स्वयं अगर बोलना चाहें तो या हम कभी बोलते हैं तो अ ह्रस्व है, अ दीर्घ है, और जब कभी हमें कांटा चुभता है या और कोई कष्ट आता है तो हमारे मुंह से निकलता है आ, ये प्लुत है। अ, आ,
ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो ह्रस्व में 5 वर्ण हैं, अ, ई, उ, री, लृ। अब दीर्घ की बात करें तो मैंने पहले ही बताया, दीर्घ यानी दीर्घ स्वर जो है वो संयुक्त हैं। संयुक्त का मतलब 2 वर्णों से मिलकर के बने हैं। देखिए, अगर हम वर्ण की संरचना को समझ जाते हैं तो हमें संधि पढ़ने में या समास पढ़ने में बहुत आसानी रहती है, क्योंकि वर्णों की संरचना यहाँ से आगे जाती है। तो वर्णों की संरचना को समझेंगे पहले। तो ह्रस्व और दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर की बात करें तो दीर्घ स्वर संयुक्त स्वर हैं, और संयुक्त का मतलब है 2 वर्णों से मिलकर के बने हुए। तो ये किन 2 वर्णों से मिलकर के बने हैं? पहले जो 4 वर्ण हैं, अ, ई, उ, री, इन चारों वर्णों के आपसी मेल से ही ये स्वर बनते हैं, दीर्घ स्वर। लृ जो है, तो लृकार एक ऐसा वर्ण है जिसका दीर्घ रूप अथवा प्लुत रूप नहीं मिलता। यद्यपि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि लृकार का प्लुत रूप मिलता है, किंतु जिसका दीर्घ रूप नहीं उसका प्लुत रूप कैसे होगा, यह थोड़ा सा चिंतन का विषय है। अतः अपन यह मानते हैं कि प्लुत रूप इनका नहीं है, अर्थात कहने का कि लृ जो है उसका दीर्घ और प्लुत रूप नहीं है। अब दीर्घ स्वरों की बात करें तो आ, ये जो आ वर्ण है वो अ और अ से मिलकर के बनता है। ई और ई से मिलकर बनता है। उ और उ से मिलकर बनता है। री और री से मिलकर बनता है। तो ये जब एक जैसे वर्ण जब मिलते हैं तो वह अपने जैसा वर्ण ही बनाते हैं। मतलब अ और अ मिलेगा तो दोनों को मिला करके आ ऐसा बनेगा। ई और ई मिलेगा तो दोनों को मिला करके ई ऐसा बनेगा। री और री जब मिलेगा तो री ऐसा बनेगा। लृ तो दीर्घ रूप नहीं है, मैंने पहले ही बताया। अब ए ओ औ की बात करें तो ए जो वर्ण है वो अ और ई से मिलकर बनता है। अ और ई से मिलकर के ए, अ और उ से मिलकर के ओ, अ और ई से मिलकर के ए, अ और उ से मिलकर के ओ। इसी प्रकार से अ से ए जब मिलता है तो ए बनता है। अ से ए मिला तो ए बना, और आ से ओ मिला तो औ बना। प्लुत इन्हीं का लंबा रूप है, दीर्घ का ही। प्लुत में और दीर्घ में कुछ खास अंतर नहीं है, बस केवल उच्चारण में अंतर है। और संरचना में आ के बाद में 3 लिखा रहता है, ई के बाद में 3 लिखा रहता है। यह संरचना प्लुत की है। कई बार आ की जगह में यश जैसा अवग्रह चिन्ह लगा दिया जाता है, यह भी प्लुत का रूप है। लेकिन अवग्रह जैसा जो चिन्ह होता है यश की तरह का, वह केवल आ के साथ में ही लगाना उपयुक्त होता है। शेष ई उ अथवा री के साथ में या ए ऐ ओ औ के साथ में इनका प्लुत रूप के लिए यश का प्रयोग, यश की तरह का अवग्रह जो होता है उस चिन्ह का प्रयोग नहीं होता। कई बार प्लुत के लिए हम आ लिखते हैं और बगल में डाट डाट कर देते हैं, तो वह रूप भी प्लुत रूप बन जाता है। अपन अगले कक्षा में इस बारे में बात करेंगे कि प्लुत का रूप जो है तो डाट डाट वाला कैसे बनता है या दूसरा रूप कैसे बनता है। तब तक के लिए आपको स्वर के रूप पता है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व का रूप पता है, एक वर्णिक होता है, यानी एक मात्रिक या कम समय के लिए होता है। दीर्घ का रूप द्विमात्रिक होता है,
अर्थात थोड़ा सा अधिक समय लेता है। और प्लुत का स्वरूप 3 मात्रिक होता है जो थोड़ा और अधिक समय खींचता है। जैसे हम लोग ओम ऐसा उच्चारण करते हैं, ओम, तो ओ का जो रूप है वह प्लुत है। और हम अगर व्याकरण के हिसाब से ओम का उच्चारण करना चाहें तो ओ का उच्चारण माँ की अपेक्षा 6 गुना अधिक होना चाहिए, क्योंकि जो प्लुत की मात्रा है वो 3 मात्रा है और जो व्यंजन की मात्रा है वह आधी मात्रा है। तो इसलिए म यहाँ पर शुद्ध व्यंजन है और इसलिए म को का जो उच्चारण होगा वह आधी मात्रा के बराबर और ओ का उच्चारण 6 मात्राओं के बराबर होगा। अगली कक्षा में हम लोग व्यंजन पढ़ेंगे और इसके बाद में हम अक्षरों की संरचना, मतलब यह कि जो हम लिखते हैं क, ख इत्यादि, वह उसी प्रकार से क्यों लिखा जाता है, उसका लिखने का कारण क्या है, या वह हमारा जो वर्ण है वह इसी तरह का क्यों है, दूसरे तरह का क्यों नहीं है, वह पढ़ेंगे। यह कक्षा 6वीं से लेकर के और आगे की सभी कक्षाओं तक के लिए, या यूँ कहें कि हम जहाँ से अक्षर शुरू करते हैं वहाँ से लेकर के और MA BA के बाद तक भी हम इनको पढ़ सकते हैं। और इसलिए यह हम अपने मित्रों को भी देंगे और स्वयं भी पढ़ेंगे। इस आशा के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विश्राम देते हैं और अगली कक्षा कल प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। भवत तावत शुभम मंगलम।